नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। झारखंड में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। कोडरमा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजे और हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि इतिहास गवाह है कि जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे भी हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ को क्यों कहना पड़ा कि एक रहिए और नेक रहिए। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी के नेताओं की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। पहले शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत का अश्लील कमेंट और अब संजय राउत के भाई सुनील राउत की भद्दी टिप्पणी। शिवसेना शिंदे गुट की सुवर्णा करंजे को बताया बकरी। एफआईआर दर्ज की गई है। चर्चा होगी राजनीतिक पार्टियों से दोनों ही राज्यों के चुनावी सरगर्मियों पर और साथ ही जिस तरह के बयान आ रहे हैं और खासकर महिलाओं को लेकर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की जा रही है उस पर होगी चर्चा। वहीं बताएंगे 25 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। संसद में किन मुद्दों पर है चर्चा के आसार। साथ ही बताएंगे यमुना के प्रदूषित जल में नहाना बेहद खतरनाक। यमुना के जहरीले झाग ने बढ़ाई छठ श्रद्धालुओं की परेशानी। तो बात होगी विदेश की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग जारी है। कमला हैरिस की होगी ऐतिहासिक जीत या एक बार फिर ट्रंप सरकार। होगी सभी खबरें, लेकिन सबसे पहले अभी तक की हेडलाइंस। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता सुनील राउत के बिगड़े बोल। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी पर भाजपा हमलावर। मामले में कांग्रेस की चुप्पी पर भी बड़ा सवाल। झारखंड के चुनावी रण में आरोप प्रत्यारोप की बौछार। घुसपैठ, लूट, भ्रष्टाचार पर प्रहार। बटेंगे तो कटेंगे का गूंजा नारा। कांग्रेस जेएमएम ने भाजपा को घेरा। पच्चीस नवंबर से 20 दिसंबर के बीच चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। कई अहम बिलों पर होगी चर्चा। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व खरना कल। दिल्ली में यमुना में जहरीले झाग के बीच व्रती स्नान करने को मजबूर। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के लिए मतदान जारी। जल्द होगा साफ, चलेगा कमला का कमाल या फिर जीतेगा ट्रंप कार्ड। कनाडा में मंदिर हमले पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जताई गहरी चिंता। सड़कों पर उतरा हिंदू समुदाय। ट्रूडो सरकार के खिलाफ नारेबाजी। और महाराष्ट्र में नामांकन पत्रों की वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद राज्य में चुनावी दंगल की तस्वीर साफ हो गई है। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में कुल 4140 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। वहीं प्रदेश में सभी दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, पर इस बीच कुछ नेता भाषा की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच आरोप और प्रत्यारोपों के बीच भाषा की गरिमा भी टूटती नजर आ रही है। टक्कर तो ऐसी होनी चाहिए अपनी लेवल की, लेकिन कोई टीका ही नहीं मेरे साथ में, आने की हिम्मत ही नहीं। सब पीछे सब पीछे सब पीछे। तो अभी किसी को बकरा बनाना ही था तो उस बकरी को मेरे गले में डाल दिया। भाषा का ये स्तर देखिए। इतना घमंड की भाषा की मर्यादा ही भूल गए हैं सुनील राउत। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी के नेता सुनील राउत के खिलाफ विक्रोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। राउत ने अपनी प्रतिद्वंदी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की उम्मीदवार सुवर्णा करंजे पर अपमानजनक टिप्पणी की है। इससे पहले शिवसेना यूबीटी के ही नेता अरविंद सावंत ने शाइना एनसी पर अभद्र टिप्पणी की थी। राउत के अपमानित बयान के बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। हालांकि शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी सुनील राउत का बचाव करती नजर आईं। ये गलत है ना किसी महिला के बारे में ऐसी बात कहना। कोई भी जाति धर्म के होने दो, ये कहना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन इसके संस्कार ही ऐसे। उनका बड़ा भाई जो कर रहा है वो ये छोटा भाई करेगा ना। उनको समझाने वाला कोई नहीं है। महिला शक्ति का रूप है और ये उबाटा सेना हमारा अपमान लगातार करते जा रहे हैं। महिला को बकरी बुलाना मुझे लगता है ये ना सिर्फ निंदाजनक है, महाराष्ट्र की हर एक महिला उठ के मुंह तोड़ जवाब देगी। एक तरफ माल, एक तरफ बकरी, कहाँ से निकल रही है ये मनस्थिति और मानसिकता। बलि का बकरा तो आज पहली बार मैं सुन रही हूँ कि आप किसी से जोड़ लें, महिलाओं से जोड़ लें। मैंने कितनी बार खुद ने ये इस्तेमाल किया है इस शब्द को
कि देखिए कि एक उम्मीदवार को बलि का बकरा बना दिया गया। देखिए ये जो प्रचार के लिए जा रहे हैं बलि के बकरे बन रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बागियों से जूझ रहे दोनों गठबंधनों में से महायुति बाजी मारती नजर आ रही है। सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी बागी नेताओं को मनाने में भी सबसे आगे दिख रही है। पार्टी ने राज्य में कई नेताओं को मना लिया और उन्हें नामांकन वापस लेने पर भी राजी कर लिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक 99% बागी नेताओं ने नामांकन वापस ले लिया है और जो बचे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 99% बागियों ने तो नामांकन वापस ले लिया है। अब बहुत कम बागी बचे हैं, जो 1% बचे हैं उनको ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। वहीं शरद पवार द्वारा भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ने की टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलके में उनके संन्यास की खबरें फैल गई हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वे लोगों की सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और झारखंड के सियासी रण को जीतने के लिए सभी दलों ने चुनाव अभियान तेज कर दिया है। भाजपा की ओर से राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभाएं कर एनडीए के लिए वोट मांगे। वहीं हेमंत सोरेन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रचार के दौरान अपनी जीत का दावा किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए व इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारक चुनाव मैदान में उतरकर राजनीतिक बाजी अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने झारखंड में चुनाव प्रचार को धार दी। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार बनने पर हम अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। अवैध घुसपैठ पर पूरा रोक लगाएंगे। घुसपैठियों द्वारा कब्जाई आदिवासी जमीन को वापस लौटाने के लिए कानून बनाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, लेकिन आदिवासी भाइयों पर लागू नहीं करेंगे। उससे आदिवासी भाइयों को बाहर रखा जाएगा। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोरेन सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम की तुलना औरंगजेब से कर दी। उन्होंने कहा कि जैसे औरंगजेब ने देश को लूटा था, वैसे ही आलमगीर ने राज्य के गरीबों को लूटा है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी प्रचार तेज कर दिया है। इस कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि झारखंड की आधी आबादी को सशक्त करने का काम अबुआ सरकार में हुआ है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हजारीबाग और कांके में प्रचार कर गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। हमारी महिला दीदियों को महिला सशक्तिकरण पर हम लोगों ने काम किया और हमने संकल्प लिया है कि हम फिर से सरकार बनाएंगे। अगले 5 साल के अंदर आप लोगों के गरीब गुरुआ लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपया भेजने का काम है। हमारे जितने भी कैंडिडेट है गठबंधन के, सभी उम्मीदवारों को जिताना और यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार बनाना। गौरतलब है कि झारखंड में 2 चरणों में 81 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 23 नवंबर को मतगणना के साथ ही पता चल जाएगा कि किसके सिर पर ताज सजेगा। झारखंड की सियासी समर को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अभियान तेज कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, झारखंड में रोटी माटी बेटी को बचाना है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, रांची, झारखंड। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जारी है, उस पर होगी चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। राजा आओ आओ आयो। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा देकर ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं।
पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। आज हमारा विशेष इसी पर आधारित है। महाराष्ट्र और झारखंड में आरोप प्रत्यारोप का दौर। चर्चा करने के लिए 3 मेहमान जुड़ गए हैं। सतीश लखेरा जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट और विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुष्यंत जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। सीधा सवाल, हम लगातार देख रहे हैं महाराष्ट्र में एक के बाद एक नेता जिस तरह से महिला नेत्रियों या फिर महिलाओं को लेकर जिन भद्दी टिप्पणियों के साथ एक तरह से चुनाव प्रचार में प्रतिद्वंदिता दिखा रहे हैं, इस पर कांग्रेस की खामोशी, इस पर तमाम दलों की, जो विपक्ष के तमाम दल हैं, आपके साथी सहयोगी दलों की खामोशी क्या बता रही है? क्या महिलाओं के प्रति इतनी असंवेदनशीलता है? ये महिलाएं चुनावी मैदान में हैं, अपने दमखम पे मौजूद हैं वहां पर। देखिए जी, बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं का सम्मान महाविकास अघाड़ी का हर नेता करता है। कांग्रेस पार्टी ने सावंत जी के बयान को कंडेम किया है और जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग किया, वो भाषा का समर्थन नहीं किया जा सकता। तो ये कहना मैं समझता हूं कि थोड़ा सा न्याय संगत नहीं है। दुष्यंत जी, क्या ये कहना ठीक होगा कि सिर्फ कंडेम करने से शायद नेताओं की जबान थम नहीं रही है, उससे ज्यादा कुछ सख्त हो सकता है? आपकी पार्टी को कुछ और कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि पहले अरविंद सावंत और अब सुनील राउत, बयान एक के बाद और एक अश्लील होते ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश की आधी आबादी हमारी माताएं बहनें, ये तो महाविकास अघाड़ी का पूरा बेस वोट है और महिला आरक्षण की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी है, महिलाओं को आगे लाने वाली कांग्रेस पार्टी है, महिलाओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, पहली राष्ट्रपति महिला कांग्रेस पार्टी ने देश में लाने का कार्य किया और लगातार राजनीति में जो अवसर मिल रहे हैं महिलाओं को, वो कांग्रेस पार्टी ने उसकी शुरुआत की है और महिलाओं के मान सम्मान से कहीं कोई समझौता नहीं होगा। ये सबको आश्वस्त रहना चाहिए। जिस व्यक्ति ने भी, जिस नेता ने भी वो बयान दिया है, उसका किसी ने स्वागत नहीं किया, सबने उसको कंडेम किया है जी। और मैं समझता हूं कि उनको चेतावनी भी दी है कि भविष्य में ऐसे शब्दों का अगर वो प्रयोग करेंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। सतीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, क्या आपको लगता है कि महिलाओं को लेकर जिस तरह से कांग्रेस और तमाम कांग्रेस के सहयोगी दल लगातार महिलाओं के दावों पर बात करते रहते हैं, महिला हूं, लड़ सकती हूं, इसकी बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन
मानसिकता कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि महिलाओं को लेकर क्या मानसिकता है कि पब्लिक में अगर कोई मजबूत महिला है, अगर वो चुनाव लड़ रही है, वो उम्मीदवार है, वो अपने बल पे खड़ी है, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो मानसिकता साफ दिखाई देती है जब आप इस तरह की भद्दी टिप्पणियां करते हैं। देखिए, कांग्रेस हर चुनाव में सुविधानुसार नारे लाती है और सबको पता है वो देश की आजादी के बाद लगातार राज करने के बाद भी जिस तरह उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, किसके खिलाफ करी और कौन गरीबी हटाए? लगातार तो आपकी सरकारें हैं, पहले पिताजी बैठे कुर्सी पे, फिर बेटी बैठी, लंबे समय तक कालखंड में आपने काम किया। जहां तक महिलाओं का विषय है, कोई भी सभ्य समाज में साधारण सा राजनीतिक विषय भी आप उससे अलग करें, कोई भी महिलाओं के खिलाफ अगर बोलता है तो समाज में एक प्रतिक्रिया आती है। मगर आपने लगातार अपनी पार्टी के नेताओं का, अगर आप इतिहास देखें, दिग्विजय सिंह जी के जमाने से लेकर कब कब इन्होंने कितनी टिप्पणियां की, उस पर जाकर हम अपने गोल पे आते हैं कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान के मानक तय किए, जो उनके उत्थान के लिए किया और जो महिला को केंद्र में रख करके उसको जो उज्ज्वला योजना दी, जो उनके लिए शौचालय की योजना दी, ये जितनी चीजें हैं ये किसी महिला के सम्मान को लेकर थी। ये मोदी जी का विजन था और आज जनता देख रही है कि टीवी बयानों पर महिलाओं के लिए क्या टिप्पणी कर रही है और 10 साल से एक सरकार प्रामाणिक रूप से महिलाओं के सम्मान के लिए क्या कर रही है। ये किसी के लिए कहने, किसी के सामने हमें साबित करने की जरूरत नहीं है और जनता जानती है कि एक सरकार, प्रामाणिक सरकार, राज्यों में जो कहा वो किया। हमारा मजाक उड़ाते तो थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताएंगे। 370 जैसा विषय जिसको लेकर कितना उपवास किया जाता था, एक एक करके यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो गया है, हमने वायदा किया है जो आगे राज्य आएंगे उसमें भी हम करेंगे। इसलिए महिलाओं के विषय पे ये इस गोल में डालना चाहते हैं। ये मुख्य मुद्दे के बजाय हम इनका कोशिश है कि हम इन मुद्दों पे उलझे रहें, बाद में माफी मांग लेंगे। बिल्कुल नहीं, बात उलझने की भी नहीं है सतीश जी, ये तो दूसरे की मानसिकता दिखाती है, राजनीतिक पार्टियों की वो सोच दिखाती है जो महिलाओं को लेकर सार्वजनिक जीवन में है। विजय जी, हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर संकल्प पत्र, एक अलग संकल्प पत्र जो महिलाओं पर ही सिर्फ केंद्रित होगा, इसकी बात करते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों या नेताओं में आज भी सार्वजनिक जीवन में अगर महिलाएं अपने दम पर खड़ी हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए इतनी बिलो द बेल्ट की अगर आप कमेंट, इस तरह का अश्लील कमेंट अगर करते हैं, अगर महिला को माल कहा जाता है, तो आप सभी लोग जानते हो कि इन शब्दों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। निहायती भद्दे शब्द हैं, जिस तरह से बकरी है उन्हें काट दिया जाएगा जिस दिन चुनाव आएगा। तो ये जो हल्की बातें हैं महिलाओं को लेकर कैसे की जा रही हैं और ये किस तरफ दिखा रहा है नेताओं का ये पूरा एक तरीके का तौर तरीका, और जनता में चुनाव के दौरान महिलाओं को आकर्षित करना चाहते हैं अपने घोषणा पत्रों से, लेकिन अपने वचनों में कहीं कोई बदलाव नहीं दिखता। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है और महत्वपूर्ण चर्चा भी की है। असल बात यही है कि वो जो चुनाव के घोषणा पत्र हैं उसमें तो बात कर लेंगे महिलाओं की हितों की, महिलाओं के लाभ की, महिलाओं को सुविधा देने की बात, लेकिन राजनीति, एक तो हिंदुस्तान की राजनीति बल्कि दुनिया भर की राजनीति में भी महिलाओं के लिए जो लड़ाई है वो बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है। एक तो पहले उन्हें कार्यकर्ता बनने में, फिर नेता बनने में, फिर टिकट मिलने में। टिकट भी देख लीजिए, आज भी विधानसभा चुनाव में 10% से ज्यादा टिकट नहीं मिल रहे, जबकि हम 33%, 30% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। बिल पास भी हो गया, उसके बाद भी 10% से ज्यादा अभी हम लोग नहीं दे रहे हैं। फिर जब लड़ाई होती है, मुझे बताइए, पूरा चुनाव हो रहा है, कितने राजनेता हैं जो मर्द राजनेता है, उनके खिलाफ किसी राजनेता ने, दूसरी पार्टी के राजनेता ने कोई अश्लील टिप्पणी या हल्की टिप्पणी की है? जबकि हार तो वो भी रहे। यदि परसेंटेज आप देखेंगे आप जीतने का, तो वो परसेंटेज महिलाओं का ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले में। 24%, 20% से ऊपर महिलाएं जीतती हैं जो खड़ी हो रही हैं। लेकिन हम उनसे लड़ाई केवल उनके चरित्र हनन करके, उन्हें कमजोर बताकर कर रहे हैं। और ये जो मानसिकता है इस सभी राजनीतिक दलों में है और कोई उसके सामने खड़ा नहीं होता। अभी अरविंद सावंत जी का जिक्र आपने किया, सुनील राउत साहब का जिक्र किया, वो तो संजय राउत साहब के भाई हैं। संजय राउत साहब ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने तो कहा कि सरकार जो है, जो FIR जो हुई है वो हमें जेल भेजने की कोशिश कर रही है। तो ये जो शर्मिंदगी वाली बात है कि न तो राजनेता इस पर शर्म करते हैं, और वो कितने लोग हैं, आज 7,000 6,000 कैंडिडेट खड़े महाराष्ट्र में, किसी दूसरे मर्द कैंडिडेट को किसी ने बकरी, बकरा, गधा कुछ कहा है? दुष्यंत जी, सच में शर्म आती है 21वीं सदी में जब हम महिलाओं के तमाम अधिकारों की बात करते हैं,
तब इतना खोखला लगता है राजनीतिक नेताओं का ये कहना कि अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन मानसिकता आज भी बदली नहीं है। अगर हम रुक इसी के साथ झारखंड का करें दुष्यंत जी, तो महिलाओं की अस्मिता को लेके, आदिवासी महिलाओं की अस्मिता को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रोटी माटी बेटी का एक जो नारा दिया है, क्या आप ये मानते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें खराब क्या है, इसमें बुरा क्या है? देखिए, एक पूरे देश को रहना चाहिए, अनेकता में एकता भारत की विशेषता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये तो नारे कांग्रेस पार्टी ने ही दिए। रही बात शर्म की, तो शर्म भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए। आज वो देश के जिन संसाधनों का निजीकरण कर रहे हैं वो सब कांग्रेस ने बनाई। रही बात रामलला की, आपने कही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, तो 9 से 12 जून 1989 को पालमपुर में अधिवेशन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, हम मंदिर बनाएंगे। भाई राम मंदिर तो कोर्ट के फैसले के बाद बना, और देश के सभी वर्ग के लोगों ने जो राशि अनुदान में दी उस राशि से बना। भारतीय जनता पार्टी का मंदिर निर्माण में क्या योगदान है ये जरा बता दें। रही दूसरी बात, 18,000 गांवों का विद्युतीकरण करके ये पीठ ठोकते हैं हमने देश में उजाला कर दिया। 6.5 लाख से अधिक गांवों का विद्युतीकरण कांग्रेस पार्टी ने किया। दुष्यंत जी, क्या कांग्रेस की चिंता है कि झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, डेमोग्राफी बदल रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से न सिर्फ एजेंडा दिया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि वो आएंगे तो आदिवासियों की जमीन को लौटाएंगे। आदिवासियों की जमीन का जबरन अधिग्रहण ये लोग कर रहे हैं, इनकी सरकारें कर रही है। हसदेव के जंगल में क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। किस तरह से ग्राम सभा को विश्वास में लिए बिना जमीन एक व्यक्ति को हैंडओवर कर दी गई, और 10-10 हजार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का केस दर्ज दुष्यंत साहब, रोकना चाहूंगी। अवैध घुसपैठ को लेकर भारत के सामने एक पूरा बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर का। 35 एक ऐसा संविधान में किया हुआ एक बदलाव है जिसके तहत घुसपैठ को आपने संवैधानिक बनाने की कोशिश की, और उस पर आज तक आपत्ति नहीं हुई 70 साल तक। आप बताएं कि किस तरह से मीरपुर और मुजफ्फराबाद से तमाम लोग आते रहे और यहाँ पे बसते रहे जम्मू कश्मीर में, और जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए उन्हें आज तक कोई हक नहीं मिला था 370 के हटने से पहले तक। तो इतिहास बहुत सारी चीजों को डराता है दिखाकर। मैं सिर्फ आपको 35 से एक डरावना सच है कांग्रेस का भारत को दिया हुआ। क्या झारखंड की तरफ कांग्रेस एक बार फिर वैसे ही बढ़ रही है? जी, मैं आपको पहली बात तो घुसपैठियों की बता दूं। भाजपा के प्रवक्ता को मैं चुनौती दे रहा हूं, 10 साल में इन्होंने कितने अवैध घुसपैठियों को वापस भेजा? नहीं तो मैं आंकड़ा दे रहा हूं, यूपीए की सरकार के दौरान औसतन 10,000 लोगों को प्रत्येक वर्ष देश से वापस निकाला गया। इनके ये डाटा दे दे कितने बांग्लादेशियों को इन्होंने वापस भेजा। प्लस दूसरी बात, आप घुसपैठ की बात कर रहे हैं, भाई बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेवारी किसकी है? घुसपैठ कौन रोकेगा? सतीश जी आप जवाब दें क्योंकि मेरे पास समय कम है। सतीश जी, दुष्यंत जी जो आरोप आप पे लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर झारखंड को लेकर और खासकर घुसपैठ को लेकर, कितना शर्मनाक और कितना कमजोर तर्क है कि हेमंत सोरेन कहते हैं, जो जिस लाइन को दुष्यंत जी उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार अमित शाह जी के पास एक बयान उनका आया था, उसी लाइन को दोहरा। क्या राज्य सरकार की आईबी, राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जिस तरह डेमोग्राफी बदल रही है, जिस तरह घुसपैठिए झारखंड की जमीनों को निगल रहे हैं, जिस तरह कब्जे हो रहे हैं, जिस तरह उनकी आबादी घट रही है, उसी आदिवासी समाज का व्यक्ति तो मुख्यमंत्री है, और जिनकी लड़ाई के लिए उनके पिताजी ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी। कल्पना कर सकते हैं, जिस कांग्रेस विरोध को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था, आज उसी गोद में है। उद्धव ठाकरे जी के पिताजी कांग्रेस से लड़ते रहे, वो आज उनकी गोद में बैठे हैं। इसलिए जिस तरीके से ये पूरी तरह घुसपैठियों के साथ, वो आरजेडी हो, जो कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये सब आदिवासियों के हकों को लेकर, और अब तो नया तरीका आ गया, आदिवासी बेटियों के साथ विवाह करके उनकी जमीनों में वो जिस तरीके से मालिक बन रहे हैं, एक नया तरीका, और उसको प्रश्रय दिया जा रहा है। जिस तरीके से अभी ये कह रहे थे कि सारे नारे हमने दिए, आपने नारे दिए मगर आपने समस्याएं भी दी, आपने नारे दिए, आपने पीड़ा भी दी,
कश्मीर को आज तक भोग रहे हैं, आज तक वहां हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। क्यों चाचा नेहरू ने वो फाइल अपने पास रखी? बाकी तो सब सोल्व होगी थी पटेल साहब के द्वारा। इसलिए बता दीजिए संसाधनों को लेकर के जात पात की बात आप करते हैं, संसाधनों पे पहला हक किसका है, किसका बयान था? इसलिए भ्रष्टाचार पे, दुष्यंत जी सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया में बहुत से देशों के लिए ये जो घुसपैठ है वो एक बड़ी समस्या है। तो घुसपैठ से किसी भी देश को डील करना चाहिए। उसे डील करने में मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां जब अपना नफा नुकसान देखने लगती हैं तब देश को बड़ा नुकसान होता है। विजय जी, जम्मू कश्मीर एक बड़ा उदाहरण भारत के सामने है। एक पूरी डेमोग्राफी को बदलते हुए भारत में देखा गया है जम्मू कश्मीर के साथ, और उसके और बड़े एक तरह से गहरे जख्म रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ। जिस तरह से घुसपैठ को एक तरह से वहां पे जो सरकारें थी उन्हें 35 से ये अधिकार था, ये केंद्र सरकार को अधिकार है, लेकिन 35 से उन्हें ये बात का अधिकार देता था कि वो जनसंख्या जिसे चाहे उसे बांट सकते हैं। ऐसे में क्या झारखंड एक बड़ा उदाहरण दिखाई दे रहा है? क्या झारखंड में आपको लगता है घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है इस चुनाव में? ऋतु जी, घुसपैठ वहां पर डेमोग्राफी चेंज करने के लिए झारखंड में बड़ा मुद्दा बन रहा है। लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि दुष्यंत जी की बात पर ध्यान देना चाहिए। दुष्यंत जी ने कहा कि 10,000 घुसपैठियों को वो हर साल यूपीए सरकार निकालती रही। तो दुष्यंत जी को आग्रह करना चाहिए, सतीश लखेड़ा जी को, कि वो वहां जाएं झारखंड में और कांग्रेस के नेता इस बात पर भाषण दें रैलियों में, क्योंकि घुसपैठ बड़ा मुद्दा है ना झारखंड में। तो वहां जाकर लोगों को बताएं कि भाई कांग्रेस ने है ना वहां पर घुसपैठियों को निकाला है। अपने आप साफ हो जाएगा, कांग्रेस को बड़ा वोट मिल जाएगा। यदि घुसपैठ को लेकर कांग्रेस इतनी खिलाफ है और 10,000 लोगों को हर साल निकाला है, तो ये तो बड़ा इशू बनाना चाहिए दुष्यंत जी को वहां जाकर झारखंड में। वो तो घुसपैठ पर चर्चा ही कर रहे हैं झारखंड। दुष्यंत जी, आपके नेता परहेज क्यों कर रहे हैं घुसपैठ पर बयान देने से, घुसपैठ पे बीजेपी को घेरने से? में आंकड़ा है किस तरह से अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया। यूपीए सरकार के दौरान का ये आंकड़ा है। भाजपा अपना आंकड़ा दे। आपने क्षेत्र में वृद्धि कर दी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास में जो जनगणना के 2 आंकड़े हैं दुष्यंत जी एकदम सामने, जो बहुत साफ तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से आदिवासियों की जमीन चली गई है, आदिवासियों की संख्या कम हो गई है, मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है। इससे बड़ा कौन सा सबूत चाहिए आपको? किसी पार्टी का आपको क्यों फील्ड वर्क का रिसर्च चाहिए? बिल्कुल जी, मैं बता रहा हूँ रीजनल पार्टियां। आपके नेता परहेज क्यों कर रहे हैं घुसपैठ पे खुल के बोलने से? भारतीय जनता पार्टी को घेरिए आप चुनाव में। देखिए, क्षेत्रीय मुद्दों को, सामाजिक न्याय को कांग्रेस पार्टी ने अपने कोर एजेंडे में शामिल किया है। इसलिए जो पार्टियां कभी कांग्रेस के खिलाफ थी आज वो साथ है। ये कांग्रेस की उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बताया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के साथ ये चुनाव जीतने जा रही है दोनों राज्यों के। ये हमारे देश में परिवर्तन है। जो पिछड़ा दबा कुचला वर्ग है वो इंडिया अलायंस के साथ यूनाइटेड हो रहा है। इसके परिणाम बहुत सुखद होने वाले हैं देश के लिए आने वाले विजय जी, इंडिया अलायंस के साथ यूनाइटेड हो रहा है, उसका एक और उदाहरण है। उसका उदाहरण ये है कि अपने पूरे कांग्रेस के इतिहास में कांग्रेस सबसे कम सीटों पे इस समय झारखंड में भी चुनाव लड़ रही है, महाराष्ट्र में भी लड़ रही है। लगातार 3 लोकसभा चुनाव के बाद 99 सीट पे आने के बाद यह हालत है कांग्रेस की कि अभी भी सहयोगी दल उसे ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा कि जनता ने किसे स्वीकारा, किसे अस्वीकार किया। लेकिन फिलहाल मसला झारखंड का एक बड़ा मसला घुसपैठ है, जिसका एक तरह से खामियाजा वहां के आदिवासी भुगत रहे हैं। कितना बड़ा मुद्दा ये चुनाव में होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का चर्चा के लिए। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राजा, आओ आओ, ये देखो मैसेज।
कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 तक शीतकालीन सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा सकते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम मनाया जाएगा। कर्नाटक के कई जिलों में किसानों की जमीन को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित किए जाने को लेकर बवाल बढ़ गया है। इसके विरोध में भाजपा लगातार विरोध कर रही है। वहीं ये मामला अब वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के सामने भी पहुंच गया है। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल कर्नाटक का दौरा कर वहां के किसानों से भी मुलाकात करेंगे। कर्नाटक में हुबली और बीजापुर सहित कई जगहों पर किसानों की जमीन को वक्फ की जमीन बताने का मामला अब वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के समक्ष पहुंच गया है। जेपीसी के अध्यक्ष कर्नाटक का दौरा कर बीजापुर और हुबली में आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करेंगे। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल से इस मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने किया था। तेजस्वी सूर्या का आरोप है कि कर्नाटक में कई जगहों पर किसानों को राज्य की कांग्रेस सरकार की तरफ से ऐसे नोटिस आ रहे हैं जिनमें उनकी जमीन को वक्फ की जमीन बताया गया है। कर्नाटका के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हजारों एकड़ जमीन जो आम किसान की है, इसको बिना नोटिस देके, बिना सुनवाई करके वक्फ बोर्ड ने अपने नाम पे बदल दिया। इस मामले के सुर्खियों में आने के बाद से राज्य सरकार ने एक जगह पर किसानों को मिले नोटिस वापस ले लिए थे, लेकिन पूरे राज्य में कांग्रेस सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और राज्य बीजेपी के तमाम नेता भी सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली में संसद भवन परिसर में मंगलवार को भी जेपीसी की बैठक हुई। समिति के सामने दाऊदी वोहरा समाज के प्रतिनिधियों ने भी अपनी राय रखी। सूत्रों के मुताबिक वोहरा समाज के प्रतिनिधि चाहते हैं कि उनके समाज को वक्फ कानून के दायरे से बाहर रखा जाए। दोपहर में इस बीच विपक्ष के कई सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और जेपीसी की बैठकों को लेकर अपनी चिंताओं को सामने रखा। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इससे पहले सुबह साफ कहा कि जेपीसी के गठन के बाद से ही इसकी कई बैठकें हुई हैं और विभिन्न स्टेक होल्डर्स को खूब मौका दिया जा रहा है। पिछले 2 महीने में हम अब तक लगभग 20 बैठकें कर चुके हैं। सबको बोलने का अवसर देते हैं। जितने लोगों को कहा जा रहा है, हमारे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे पोजीशन के हों चाहे रूलिंग पार्टी, जिसको कहते हैं कि इसको विटनेस के रूप में अपेयर कर लीजिए, क्योंकि सरकार ने अगर जेपीसी को रेफर किया तो उसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर से, हितधारकों से बात कर सके। गौरतलब है कि 9 नवंबर से जेपीसी की बैठक 5 अलग अलग शहरों में भी आयोजित की जाएंगी और विभिन्न पक्षकारों से वक्फ कानून को लेकर उनकी राय जानी जाएगी। जेपीसी को अपनी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते तक सदन के पटल पर पेश करनी है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि वक्फ संशोधन बिल किसी की जमीन छीनने का बिल नहीं है, बल्कि इन संशोधनों से वक्फ की जमीनों का बेहतर रखरखाव होगा और इससे गरीब मुस्लिमों, महिलाओं को फायदा होगा। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।
आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो गई। व्रतियों ने गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की। नहाय खाए को सात्विक तरीके से लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल का प्रसाद बनाया जाता है। सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर व्रती इसे खाते हैं। पटना के छठ घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण ने। छठ एक ऐसा व्रत है जिसमें सिर्फ एक आस्था नहीं होती है, परंपरा भी होती है। छठ में आस्था के साथ परंपरा का भी संगम होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे छठ घाट आए हैं और इसके साथ ही आज का जो नहाय खाए का प्रसाद है वो भी बनाने के लिए वो यहाँ से जल लेंगे। और कई व्रती ऐसी हैं जो यहाँ पर कल खरना प्रसाद का गेहूँ धोने के लिए भी आ रही हैं। आज वो खरना प्रसाद बनाने के लिए वो गेहूं की सफाई करेंगी और इसके साथ ही यहाँ ऊपर में जो स्थान चिन्हित किया गया है वहाँ पर वो प्रसाद भी वहाँ पे बनाया जाएगा, नहाय खाए का प्रसाद भी बनाया जाएगा। कई ऐसे व्रती होते हैं जिनकी मन्नत होती है, जिनकी मन्नत भगवान पूरी करते हैं, तो वो छठ घाट पर ही नहाय खाए और खरना का व्रत करती हैं। आप देख सकती हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे छठ व्रती हैं जो स्नान करने के बाद अब घाट का पूजन कर रही हैं। इसी के साथ आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और कितने सारे लोग हैं जो जल लेने के लिए आए हैं। और ऐसी ही भीड़, ऐसे ही आस्था का संगम आपको कल खरना के दिन और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के समय भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार वर्मा के साथ मधुरेश नारायण। और देश भर में छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। इस बीच दिल्ली में श्रद्धालु प्रदूषित यमुना में स्नान करने को मजबूर है। उद्योगों और सीवर से निकले जहरीले रसायन ने यमुना को नहाने लायक नहीं छोड़ा है। दम घोट रही यमुना की दयनीय स्थिति किस तरह दिल्ली सरकार की पोल खोल रही है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। ओखला बैराज और वजीराबाद के बीच में जो यमुना है तकरीबन 22 किलोमीटर चलती है और 22 किलोमीटर के दौरान ये अपने पूरे बहाव का लगभग 76% प्रदूषित होती है। और क्या स्थिति है यमुना की मैं आपको दिखाऊं। इसमें सल्फेट है, इसमें अमोनियम है, इसमें नाइट्रेट है, इसमें तमाम ऐसे घुलनशील केमिकल मिले हुए हैं जो कि हैजार्डस हैं, हमारे लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है। इसमें बहुत बुरी स्थिति इस वक्त यमुना की है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, बीओडी का लेवल बढ़ा हुआ है, तमाम जो ज़रूरी जल के जो मानक होते हैं उसमें ये खरी नहीं उतरती है। दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है कि वो उन्होंने स्वच्छता के लिए तमाम कार्य किए हैं, लेकिन उनकी पोल इस प्रकार से खुलती है कि यमुना की जो सफाई है इसके लिए 2024 का लक्ष्य रखा था, फिर 25 हुआ, अब ये 26 है और ना जाने आगे कब तक इसकी डेट बढ़ेगी। दिल्ली वासियों का इसका इंतज़ार है। 1000 MLD जो है वो शोधन के लिए जो 12 से ज़्यादा यहाँ पर STP प्लांट लगाने की बात हुई थी, लेकिन उसमें भी अभी तक कहा जा रहा है कि 700 MLD तक ही क्षमता विकसित की जा सकी है। यानी कि अभी भी काफ़ी सारा जो पानी है वो लगातार डायरेक्ट इसमें जा रहा है। करोड़ों रुपया यहाँ पर खर्च होने के बावजूद भी यमुना की जो स्थिति है जस की तस बनी हुई है। छठ का त्यौहार है, तो श्रद्धालुगण जो हैं वो मजबूर हैं इसमें नहाने के लिए और नहाने के कारण उनके शरीर में जो है वो इरिटेशन हो रही है और उनको खांसी हो रही है, साथ ही साथ उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और तमाम चीज़ें हैं जो श्रद्धालु बता रहे हैं नहाने के बाद उनको महसूस हो रही है। मैं पिछले 10-15 साल से यही सुनता हूँ यमुना की सफाई चल रही है, सफाई, इतने पैसे खर्च हो गए इसके पीछे, लेकिन आप देखिए हालात क्या है। अभी जिस तरह का बद से बदतर हालात, दिनों दिन, ये पिछले साल इससे बेटर था थोड़ा सा, बट इस साल बहुत ज़्यादा ख़राब है सर। झाग था पानी में, परसों में देख रहा था टीवी पे, फिर झाग थोड़ा हटा है, देखिए पानी का प्रदूषण का क्या लेवल है। छठ व्रती आएंगे तो कहाँ नहाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ समझा नहीं। हम लोग का मजबूरी है, हमारी सरकार पता नहीं क्या करती है, सो गई है क्या किया चक्कर में ना। कभी हम लोग का इतना त्यौहार है, हम प्रदेश में इसलिए आए, चल भाई हमारा बाल बच्चे हैं, कमाने रोजी रोटी के लिए आए। सरकार को इतना सुविधा तो करना ही चाहिए, पर हर साल का यही है। हम यहाँ ढोला कुआं से आए हुए हैं नहाने के लिए, इतना दूर से यहाँ पे स्नान के लिए, हम क्या करें। अंदर गंदगी है ना, तो पानी में घुसते खुजली होते हैं, तो फिर भी क्या करें, नहाना तो जरूरी है।
यमुना की जो पानी है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, उसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार पर निश्चित तौर पर ये पूछा जाना चाहिए और सवाल या निशान लगते हैं कि अब तक दिल्ली सरकार ने ऐसा क्या किया कि यमुना की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। कैमरामैन मोंटी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की मजबूरी है कि वो यमुना नदी में स्नान कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से यमुना नदी की जो बदतर हालत हुई है, आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से लगातार जहरीला हो रहा है यमुना का पानी। दिल्ली में यमुना की सबसे बदतर स्थिति मौजूदा समय में है। करीब 36 किलोमीटर में ऑक्सीजन 0 है, यानी कि इतनी प्रदूषित इस समय यमुना हो चुकी है। हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश के पॉइंट पर यमुना नदी में ऑक्सीजन का लेवल 9 है, यानी कि जब प्रवेश करती है तब इसकी एक बेहतर स्थिति है, लेकिन दिल्ली में आने के बाद की स्थिति देखिए। फिकल मैटर का इंडिकेटर, यानी कि फिकल मैटर का इंडिकेटर क्या होता है कि मलमूत्र का इंडिकेटर जो होता है वो 1200 है। ये इंडिकेट करता है कि कितनी प्रदूषित इस समय यमुना नदी है। ऑक्सीजन लेवल 9 का मतलब आचमन किया जा सकता है, स्नान किया जा सकता है, यानी कि इस स्थिति में यमुना जब हरियाणा से दिल्ली में दाखिल होती है तब है। लेकिन दिल्ली से होके गुजरने में करीब 36 किलोमीटर का ये पूरा सफर यमुना का है जो बेहद प्रदूषित है। लगातार यमुना में दावे किए गए यमुना नदी के जल को एक तरह से साफ करने की, और खासकर इस बात का भी दावा किया गया कि रसायनों का उसमें जाने को रोका जाएगा, लेकिन अभी तक इस पे कुछ हो नहीं पाया है। ऑक्सीजन का लेवल 0 और फिकल इंडिकेटर 9 लाख हो जाता है जब ये 36 किलोमीटर दिल्ली से गुजरती है। यमुना में रोजाना 3.5 बिलियन लीटर से अधिक सीवेज आता है, और सबसे बड़ी समस्या इसी सीवेज से है, क्योंकि ये जो सीवेज आता है इसमें 35 से 40% ही भर है जिसका कि ट्रीटमेंट हो पाता है। इसके अलावा जो गंदगी यमुना में आती है वो ऐसी ही एक तरह से लोगों तक पहुंचती है। सीवेज के पानी से नाइट्रेट्स और फॉस्फेट कई गुना बढ़ जाता है। जिस तरह से तमाम श्रद्धालु भी इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि जो यमुना नदी में स्नान करने पहुंचे हैं तो उनके शरीर में खुजली हो रही है, क्योंकि पानी इतना प्रदूषित है। दिल्ली के 17 बड़े नाले सीधे यमुना में गिरते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी प्रदूषित है। यमुना के 8 स्थानों पर पानी के नमूने लिए गए और इन नमूनों से विश्लेषण किया गया कि गंदगी कितनी है और कितना खतरनाक है ये लोगों के लिए। सबसे कम प्रदूषित स्थान पल्ला था, जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है। इसके अलावा जिन जिन जगहों से यमुना के एक तरह से जल को लिया गया उसकी जांच करने के लिए उसमें ये पाया गया कि सबसे प्रदूषित स्थान आखिरी निगरानी स्टेशन जो अशगरपुर है वो है, यानी कि पल्ला से गुजरती हुई अशगरपुर तक जब पहुंचती है यमुना तो कितनी दूषित हो जाती है। अशगरपुर में खुली हुई ऑक्सीजन जो 5 मिलीग्राम लीटर से ऊपर होना चाहिए 0 पाई गई, यानी कि ऑक्सीजन 0 है। इसी के साथ साथ फिकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 79 लाख पाए गए हैं जो अधिकतम सीमा से 3160 गुना अधिक हैं। ये वो आंकड़े हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो जांच में पाया गया कि यमुना नदी का जल कितना प्रदूषित है। अशगरपुर के अलावा ISBT और निजामुद्दीन पुलों पर भी जल में ऑक्सीजन की मात्रा 0 ही है। वहीं पलरा को छोड़कर दिल्ली में अन्य सभी 7 स्थानों पर फिकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया सीमा से बहुत अधिक है। तो यमुना का पानी और यमुना नदी को सफाई के जो तमाम दावे किए गए हैं वो खोखले दिखाई देते हैं, और इन दावों पर हर साल चर्चा होती है छठ महापर्व पर भी, और बीच में जब जब लोगों को यमुना की याद आती है। लेकिन दिल्ली की सरकार लगातार हर चुनाव में इस बात का दावा करती रही है कि उनके एजेंडे में सबसे ऊपर यमुना के जल को निर्मल करना है, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आगे कुछ और खबरें भी देखेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। राजा आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। रेल से यात्रा करने वालों को छठ पर्व पर उनके अपनों से मिलाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा इस बार विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। छठ पर भारतीय रेलवे की ओर से 7,435 छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश, बिहार सहित अन्य राज्यों के लिए विशेष गाड़ियों को संचालित किया जा रहा है। इन सभी ट्रेनों में एसी स्लीपर के साथ बड़ी संख्या में जनरल कोच लगाए गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। मैं इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूँ और इस वक्त जो 4 दिवसीय छठ महायात्रा है उसको लेकर भारतीय रेलवे ने खासी तैयारियां की हैं और इस वक्त प्लेटफॉर्म पर नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस आ चुकी है और ये जो ट्रेन है बिहार के दरभंगा की ओर जा रही है और खासकर भारतीय रेल ने इस दौरान खासी व्यवस्थाएं की। आप देखिए कि ये स्लीपर का कोच है और स्लीपर के कोच में उन यात्रियों की जिनकी टिकटें कंफर्म है, बाकायदा जो आरपीएफ के जवान हैं उनको उस ट्रेन में एंट्री करा रहे हैं, यानी कि जिनकी टिकट कंफर्म है उनकी एंट्री प्लेटफॉर्म से हो गई है और अब वो आरपीएफ और रेलवे के जो रेल सेवक है और जो रेलवे के स्टाफ है उनके साथ सुगम तरीके से अपनी यात्रा कर सके और ट्रेन में एंट्री की जाए, उसको लेके आरपीएफ ने जो आरपीएफ के जवान हैं बैरिकेडिंग बना के बैरिकेडिंग के इधर जो जिनकी ट्रेन नहीं है वो इस साइड वेट कर रहे हैं और उनकी जब ट्रेन आती है तो आरपीएफ के लोग उनको बाकायदा दूसरी साइड बैरिकेडिंग के दूसरी साइड लेकर आते हैं और इसी तरीके से रेल सेवक हैं जो रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी हैं बाकायदा किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो उसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं सर? बिहार। इसमें पहले से अच्छी सुविधा, बहुत सुविधा इतनी तारीफ करने वाली है बात जो बहुत अच्छी लगी है सुविधा, जो मैं अभी 10 मिनट पहले आया हूँ मैं और मैं पकड़ रहा हूँ आराम से। अच्छा सुविधा इस समय अच्छा है, इस साल बहुत अच्छा है। आराम से हम बैठ गए, कोई धक्का मुक्की नहीं। इस बार मैंने देखा हूँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ सर, इस बार व्यवस्था बढ़िया है, अच्छा लगा। सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस प्रशासन काफी हमारे लिए काम किया। इस बार की छठ पर्व में बहुत इन्होंने सुविधा दिया। ड्राइव किया यहाँ पर तो हमने देखा पहले से ज्यादा काफी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज हो रखी हैं। जैसे हर जगह पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं और टीटीज वगैरह लगे हैं। जैसे कोई भी दिक्कत के लिए हेल्प बूथ है, मेडिसिन बूथ है, फर्स्ट एड बूथ है, मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्राउड भी नहीं है, सब सेफली अपने घर जा सकते हैं। पहले से इस बार की सुविधा बहुत अच्छी थी क्योंकि हर जगह पर फोर्स लगी हुई है, बहुत अच्छा है। इतना भीड़ भड़ाका है फिर भी बहुत अच्छे से, और लेडीजों की बहुत ज्यादा सुविधा दी जा रही है कि बहुत अच्छे से चढ़ाया जा रहा है उनको। जो व्यवस्था रेलवे ने की है वो समुचित व्यवस्था है और यात्री भी इससे खास खुश है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा है। यहां डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। अमेरिका के 50 राज्यों में मतदान हो रहा है, लेकिन नतीजों का निर्धारण 7 स्विंग स्टेट पर निर्भर करता है। अमेरिका भर में मतदान केंद्रों पर लगी ये कतारें विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र का नेता चुनने के लिए हैं। अमेरिकी मतदाता पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप
और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस में किसी एक को देश की कमान सौंपने का फैसला कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला इतना कांटे का है कि नतीजों का कोई भी पूर्वानुमान लगभग असंभव है। इस चुनाव में अमेरिकी मतदाताओं का उत्साह भी बेमिसाल है। इलेक्शन डे से पहले ही 8 करोड़ 20 लाख से अधिक मतदाता अर्ली वोटिंग में ही मतदान कर चुके हैं। मतदाता सीधे राष्ट्रपति को चुनने के बजाय निर्वाचक चुन रहे हैं। बाद में ये 538 चुने हुए निर्वाचक अगले राष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे। जिस उम्मीदवार को 270 निर्वाचकों का मत मिलेगा, अगले 4 वर्ष के लिए व्हाइट हाउस पर उसी का कब्जा होगा। चुनावी लड़ाई भले ही सभी 50 राज्यों में हो, लेकिन नतीजों का निर्धारण वो 7 राज्य करेंगे जिनका नतीजा डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन किसी भी पक्ष में जा सकता है। यही कारण है कि एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में दोनों उम्मीदवारों ने अपना पूरा दम लगा दिया है। महीनों चले इस चुनावी संग्राम में कई उतार चढ़ाव आए। राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन जून में ट्रंप के साथ हुई टीवी बहस के बाद वो मुश्किल में आ गए। बहस में कमजोर प्रदर्शन और फिटनेस को लेकर उनकी अपनी पार्टी ही उनके खिलाफ हो गई। इसके बाद बाइडेन को मैदान से हटना पड़ा और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की चुनावी रण में एंट्री हुई। वहीं चुनाव प्रचार के बीच ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले ने दुनिया में सनसनी मचाई। जुलाई में पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। इस घटना में वो बाल बाल बचे। चुनाव में ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ने अपने अपने एजेंडे को मजबूती से सामने रखा। हैरिस ने बाइडेन प्रशासन की नीतियों को आगे बढ़ाने का वादा किया है, वहीं ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की नीतियों को लेकर कमला को जमकर घेरा और वादा किया कि वो राष्ट्रपति बने तो अमेरिकी व्यवस्था में बड़ा सुधार कर सब ठीक कर देंगे। अलग अलग अमेरिकी राज्यों में निर्वाचन से जुड़े अलग अलग नियम हैं, इसलिए मतदान संपन्न होने का समय भी भिन्न भिन्न है। वैसे अधिकतर राज्यों में मतदान भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 6:30 बजे के आसपास संपन्न होगा। मतदान खत्म होते ही नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। पारंपरिक रूप से डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स के साथ जाने वाले राज्यों के नतीजे जल्दी ही स्पष्ट होने की उम्मीद है। परिणाम आने में ज्यादा समय स्विंग स्टेट्स में लग सकता है। पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में मतगणना नियमों के कारण नतीजे आने में और देर हो सकती है। कुल मिलाकर चुनाव अमेरिका में हो रहा है, लेकिन निगाहें पूरी दुनिया की लगी हैं। अमेरिकी मतदाताओं और बाकी दुनिया को इंतजार है कि कब मतदान संपन्न हो और पता चले कि अमेरिका अगले 4 वर्ष किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। और हमारे साथ फ्लोरिडा से जुड़ गए और जानकारी के साथ अमृतपाल सिंह। अमृत, जैसा कि सभी की नज़रें इसी पर है कि कब वोटिंग खत्म हो और नतीजे सामने आए, तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे, बुधवार सुबह 6:30 बजे यानी कि भारतीय समय अनुसार वोटिंग खत्म होगी, रिजल्ट्स कब तक सामने आएंगे और किन किन मायनों में ये ऐतिहासिक चुनाव आपको दिख रहा है? कुछ 6:30 बजे भारतीय वक्त के हिसाब से ख़त्म होंगे। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 6 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। अगर आप हवाई और अलास्का को छोड़ दें तो 4 टाइम जोन्स। तो कुछ जो स्टेट्स हैं उनके नतीजे उनकी पोलिंग और लेट ख़त्म होगी, करीब 9:30 बजे लगा लें आप, क्योंकि ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट का 3 घंटे का फ़र्क है। ऋतु, नतीजे कब आएंगे? यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वोटिंग ख़त्म होती है काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ईस्टर्न स्टेट्स, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, वाशिंगटन डीसी, डेलावेयर, मेन, नेब्रास्का, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, इन लोग का वोटिंग ख़त्म हो जाता है और काउंटिंग शुरू हो जाता है। वहाँ कैलिफोर्निया और एरिज़ोना अभी भी वोट कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जो स्टेट्स डिसाइडेडली ब्लू हैं या डिसाइडेडली रेड हैं, टीवी नेटवर्क्स उनको कॉल इन करना शुरू कर देते हैं। मसला जाके फंसता है बैटल ग्राउंड स्टेट्स पे या स्विंग स्टेट्स पे। उनकी काउंटीज़ को देखा जाता है कि कौन सी काउंटी कहाँ जा रही है। अगर तो इलेक्शन ट्रेंड्स क्लियर हों, अगर तो इलेक्शन क्लियर हो, फिर टीवी नेटवर्क्स इसको कॉल इन करना शुरू कर देते हैं। पर अगर मामला फंस जाए, जैसे देखें आप पिछली बार नवंबर 2020 को देखें, बाइडेन को राष्ट्रपति घोषित किया 4 दिन बाद, क्योंकि मेल इन जो वोट्स होती हैं, अर्ली वोटिंग्स होती हैं, उनको काउंट करते वक्त लगता है, 2-3 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो अगर इनका ऐसा इलेक्शन कमीशन टाइप का कुछ नहीं होता, इनकी काउंटीज़ के स्टेट बोर्ड्स होते हैं। काउंटी आप लगा लें जिनसे म्यूनसिपैलिटी होती है या हमारे ज़िले होते हैं, तो उन लोग इलेक्शन करवाते हैं। उन लोग अपने नंबर्स
पुट आउट करते हैं तो जो टीवी नेटवर्क्स हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रेंड्स देख के कॉल इन करना शुरू कर देते हैं वोट। तो एक तरीके से बड़ा हैरत अंगेज है कि यहाँ टीवी नेटवर्क्स बताते हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन है, इलेक्शन बोर्ड्स रिजल्ट्स 10 दिन बाद देते हैं। तो इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि अगर इलेक्शन क्लियर हुई तो कल तक ट्रेंड्स आ जाएंगे, कल आपके दोपहर तक। अगर इलेक्शन क्लियर नहीं हुई, अगर फंस गई इलेक्शन, रिकाउंट्स में चली गई, लॉ सूट्स में चली गई, लिटिगेशन में चली गई, फिर दिन भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं। जी हाँ, हो सकता है इन्हीं कई मायनों की वजह से इस चुनाव को काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है। अमृत, आप हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि 10 से 12 बजे तक विशेष कार्यक्रम देखें अमेरिकी चुनाव पर हमारे संवाददाताओं के साथ ही साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़िए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में खबरें भी और भी हैं। वक्त एक ब्रेक का। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को काफी चिंताजनक बताया है। तो वहीं कनाडा ने मंदिर पर खालिस्तानी हमले ने हिंदुओं को एकजुट कर दिया है, जिसके बाद यहां जोरदार प्रदर्शन हुए और हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। और इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।